बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान निशात अदनान। आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी फोर्सेस की, जिनका मोराल इस वक्त बहुत हाई है और इनकी वजह से अवाम का मोराल बहुत हाई है। पाकिस्तान की जीत के अंदर यकीनी तौर पर हमारी फोर्सेस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके साथ साथ हमारी जो सियासी क़यादत है उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं बात कर रही हूँ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, निशान इम्तियाज़ मिलिट्री, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। मुख्तलिफ जामियात के अंदर वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और सीनियर असातिज़ा कराम से बातचीत हुई है और उस बातचीत के अंदर उन्होंने असातिज़ा को बहुत अप्रिशिएट किया है। उन्होंने कहा कि हमारा फ्यूचर, जो आने वाला फ्यूचर है, उसके मामार जो हैं वो हमारे असातिज़ा ही हैं और इन्हीं के हाथ में हमारे फ्यूचर को बनाना है। यकीनी तौर पर बहुत बड़ी बात है और असातिज़ा कराम, उन्होंने कहा पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी एडमिट किया, उन्होंने कहा मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने वालिदैन की वजह से हूँ, अपने असातिज़ा कराम की वजह से हूँ। फिर उन्होंने कहा कि अगली नस्लों को अगर बनाना है हमने कुछ और उनको कामयाब बनाना है, अपने मुस्तकबिल को सिक्योर करना है, तो फिर हमें असातिज़ा का एहतराम करना चाहिए और असातिज़ा ही हैं जो कि हमारे कल को, आने वाले कल को संवार सकते हैं। फिर उन्होंने बहुत खुलकर बड़े वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने दुश्मन को जवाब दिया है और दुश्मन को ललकारा। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर किसी किस्म का कोई सौदा नहीं होगा और ना ही हम कभी कश्मीर को भूल सकते हैं। मसला कश्मीर जो है वो एक इंटरनेशनल मसला है और इसको उसी तरह से हल किया जाना चाहिए। और फिर उन्होंने पानी के ऊपर भी बात की। उन्होंने कहा पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। 24 करोड़ अवाम जिनकी जिंदगियों का इन्हसार ही पानी पर है, अगर भारत ने छेड़खानी करने की कोशिश की या पाकिस्तान के हकूक को सल्ब करने की कोशिश की, 24 करोड़ अवाम की बुनियादी हक को सल्ब करने की कोशिश की, तो यकीनी तौर पर इस पर हम खामोश नहीं रहेंगे और किसी किस्म की आंच भी इस पर नहीं आने देंगे। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान की इजारादारी को कबूल नहीं करेगा। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के अंदर जितनी दहशतगर्दी होती है उसको हवा देने वाला भारत है, बल्कि उसको फंडिंग करने वाला भारत है। इसके बावजूद भारत जब भी कोई वाकया पेश आता है भारत के अंदर या दुनिया में कहीं पर भी, तो उसका इल्जाम जो है वो डायरेक्टली पाकिस्तान पर धरता है। लेकिन पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार हो रहा है, ना कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की आमाज का है। और ये बारहा बार हमारी सियासी और अस्करी क़यादत इस बात का इजहार कर चुकी है, डिफरेंट फोरम पर बता चुकी है कि पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का शिकार है जो कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की जा रही है। अभी भी जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से जिस तरह से बार बार इस हवाले से बात की जा रही है, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी जो वो हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है, जिसकी बुनियादी वजह वहां पर भारत के अंदर जो अक़लियतों के साथ तासुबाना रवैया है वो है। वहां पर मुसलमानों को दबाया जा रहा है, वहां पर सिखों को दबाया जा रहा है, वहां पर जो अपने ही हिंदू बरादरी है उनकी, जो कि कम जात के या नीच जात के वो अपने अंदर समझते हैं, जो हिंदू हैं, जिस तरह से शूदर हो गए या फिर मुख्तलिफ निचली जातें हैं जिनको बहुत ही तासुबाना रवैये का वहां पर सामना करना पड़ रहा है। वहां पर हम देखते हैं कि मुसलमानों की जो मजहबी मकामात हैं, मसाजिद हैं, दरसगाहें हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। सिख वहां पर जो तहरीके खालिस्तान चला रहे हैं उनको दबाने के लिए जिस तरह की कोशिशें की जा रही हैं, तो जो भारत को दहशतगर्दी का सामना करना पड़ रहा है वो भारत के अंदर ही उसका तासुबाना रवैया है, जिसकी वजह से वहां पर एक इस तरह की तहरीकें चलाया जाना या दहशतगर्दी का उन्हें सामना है। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया जाना और फिर पाकिस्तान के अंदर अपनी इस तरह की तंजीमों को फंडिंग करना और इस तरह की मामलात को हवा देना और पाकिस्तान को दहशतगर्दी के धाने पर ला खड़ा करना, ये भारत की जो वो बर्बरियत है, ये भारत की एक जो हिंदुत्व सोच है, यकीनी तौर पर उसी का पेशहीमा है। अच्छा जी, अगर हम बात कर लें सैयद आसिम मुनीर साहब की, जो उन्होंने गुफ्तगू की है जाके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वाइस चांसलर प्रिंसिपल्स के साथ, और उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को ऐसी मजबूत रियासत बनाना है जिसमें तमाम इदारे कानून के मुताबिक आज़ादाना और बिल्कुल सियासी दबाव के बगैर, माली और ज़ाती मफादात के बगैर काम करेंगे और यही अवाम की फलाह बहबूद इसी में है और इसको हम यकीनी बनाएंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो कोई भी रियासत को कमज़ोर बनाने के बयानिए को तक़वियत देगा या बयानिए पर काम करने की कोशिश करेगा, हम उसकी नफ़ी करते हैं और उसको जवाब देने के लिए हम हमतन गोश तैयार रहेंगे। फिर वहाँ पर जो शुरा मौजूद थे, असातिज़ा मौजूद थे, वहाँ पर वाइस चांसलर्स मौजूद थे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, या फिर वहाँ पर जो मीडिया हाउसेस के नुमाइंदगान वहाँ पर मौजूद थे, दीगर शुरा मौजूद थे, उनकी जानिब से जो एक फीलिंग थी, जो एक एहसास था, वो यही था कि पाकिस्तान की तरक्की के पीछे, जो पाकिस्तान की धरती के पीछे महफूज धरती के पीछे जो
इस वक्त अनासर हैं वो कोई और नहीं, वो हमारी वर्दी है। हमारी हिफाजत करने के लिए हमारे वर्दी के जवान जो हैं वो हम वतन गोश तैयार हैं। फिर हमें पाकिस्तान और अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। जो अवाम है उन्होंने कहा कि हम शाना बशाना खड़े हैं अपनी अफवाज के साथ और किसी सूरत भी हम अपनी अफवाज को अकेले नहीं छोड़ेंगे। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी, बिल्कुल हमें इस बात के लिए मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मोदी सरकार ने हमें एक बार फिर से मौका दिया है एक पेज पर जमा होने का। तमाम अवाम इस वक्त पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम, ना सिर्फ अवाम बल्कि तमाम सियासी जमातें, तमाम अस्करी क़यादत इस वक्त एक पेज पर खड़ी हो गई है। और ये बड़ी खुशाइंद बात है जब दुनिया को ये मैसेज मिला कि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी अस्करी और सियासी क़यादत एक साथ खड़े हैं और अपने पाकिस्तान की तरफ, अपने वतन की तरफ किसी को मैली आंख से देखने नहीं देंगे। तो यकीनी तौर पर इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर हमारे फोर्सेस का जो मोराल है, फिर जो हमारे आर्मी चीफ सब की जो स्ट्रेटजी थी और जिस तरह से उन्होंने पहले दुनिया को ये बावर कराते रहे कि पाकिस्तान जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता, जंग में नहीं उतरना चाहता और पाकिस्तान अमन का दाई है, अमन का ख्वाहिशमंद है। लेकिन जब भारत ने बार बार चिढ़ानी की और पाकिस्तान दुनिया को बार बार ये बावर कराता रहा कि पाकिस्तान इसमें नहीं कूदना चाहता, लेकिन इसके बावजूद जब भारत हम पर जंग मुसल्लत करना चाहता है तो हमें इसमें कूदना पड़ेगा और मजबूरन बहालत मजबूरी हमें इसमें कूदना पड़ेगा और फिर हमें वही जवाब देना पड़ेगा भारत को जिससे उसे होश के ना होना चाहे। तो इसके बाद पाकिस्तान ने जो जवाब दिया यकीनी तौर पर वो पूरी दुनिया के ऊपर इस वक्त मिसाल बनकर उभरा है और आइंदा कई सदियों तक ये जवाब याद रखा जाएगा। यकीनी तौर पर हम समझते हैं कि भारत को भी इससे बड़ा सबक मिला होगा, क्योंकि उसकी बहुत सारी चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि भारत को मैं क्यों कहना चाह रही हूँ कि अच्छा खासा सबक मिल चुका होगा। जो राफेल बनाने वाली कंपनी है, डिसॉल्ट कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, उन्होंने जो हालिया ये कशीदगी हुई और जिसमें भारतीय फिजाइया की जो कारकर्दगी थी उसके ऊपर उन्होंने सवालिया निशान लगा दिया। उन्होंने कहा कि राफेल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये डिसॉल्ट कंपनी जो कि फ्रांसीसी कंपनी है जिसने राफेल बनाए थे और यकीनी तौर पर राफेल जदीद तर्ज के वो लड़ाका तैयारे थे जिनका मुकाबला किया जाना, जिनके अंदर जो डिफेंस सिस्टम ऐसा नस्ब था उसका मुकाबला किया जाना। पाकिस्तान के पास उस लेवल के शायद डिफेंस सिस्टम वाले जंगी तैयारे या डिफेंस सिस्टम को कमजोर बनाने वाले वो आलात मौजूद नहीं थे, वो सिस्टम मौजूद नहीं था। लेकिन इसके बावजूद जो हमारे जवानों के अंदर जज्बा ईमानी था और जो हमारे जवानों के पास हिम्मत और हौसला था और जो तकनीकी महारत हमारे जवानों के पास थी उसका फुकदान था काफी भारत के पास और भारत के जो फजाइया हैं उनके पास। और यही बात बार बार फ्रांस भी कर रहा है। फ्रांस ने ये कहा कि राफेल तैयारों की नाकामी हमारे तैयारों की नाकामी नहीं है बल्कि भारत के अंदर जो उनके पायलट्स हैं उनको तरबियत नहीं दी गई है, उनकी तरबियत में फुकदान है। भारतीय फिजाइया को पायलट्स और तरबियती हथियारों की तो शदीद कमी का सामना है। ये तो भारत के अंदर से भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और भारतीय फिजाइया के जो स्क्वाड्रन्स हैं या पायलट्स हैं उनकी तादाद वैसे ही बहुत कम है और जो है भी वो राफेल तैयारों को उड़ाने की सलाहियत नहीं रखते थे या फिर जो उनको कोड्स थे वो सोर्स कोड जो है वो नहीं मिले थे भारत को, जिसकी वजह से वो राफेल को उस तरह से ऑपरेट नहीं कर पाए। और पाकिस्तान ने पलक झपकते हुए राफेल तैयारों को वहीं पर उनके सिस्टम्स को जाम किया और फिर उनके ऊपर अटैक किया और उनके पड़हच्चे उड़ा दिए। राफेल तैयारे जो है तैयारों और पायलट की तैयारी दोनों नाकामी का सबब बने हैं, चीन ये कहता है। और चीनी जो PL-15 मिसाइल हैं उन्होंने मगरबी हथियारों पर इस वक्त बढ़तरी हासिल कर ली है। बहुत सारे ऑर्डर्स जो हैं वो उन्हें आ रहे हैं। PL-15 जो है, और चाइना ने ये कहा है कि जो उनके PL-15 मिसाइल हैं वो सिर्फ वो अपने जो हिमायती या फिर उनके दोस्त ममालिक हैं सिर्फ उनको, वो जो उनके शराकतदार ममालिक हैं उनको ही सिर्फ देंगे, बाकी पूरी दुनिया को वो नहीं देंगे। और ये जो PL-15 मिसाइल जिनकी हम बात कर रहे हैं इस वक्त मगरबी दुनिया में इनकी धूम मच चुकी है। अगर हम PL-14 के साथ भारत को जवाब दे सकते हैं तो फिर आप सोच रहे हैं कि PL-15 जो कि जदीद तर्ज का निज़ाम है उसके साथ, जिसके अंदर बहुत जदीद निज़ाम जिन रॉकेट्स के अंदर फिट किया गया है, हम उन मिसाइलों के साथ किस तरह से भारत को जवाब देंगे। अच्छा जी, जो भारत है वो ये कहता है कि राफेल तैयारों का सोर्स कोड ना मिलने पर तकनीकी मसाइल दरपेश हैं उन्हें। फ्रांस की जो टेक्नोलॉजी है उस पर इन्हिसार ने भारत को खुद मुख्तारी उसकी जो वो खासी मुतासर की है। भारत ये समझ बैठा था कि राफेल है उनके पास तो फिर वो खुद ही उड़ेंगे,
खुद ही जाके दुश्मन पर अटैक करेंगे, खुद ही दुश्मन को सबक सिखाकर वो वापस आ जाएंगे, जिस तरह से भारत की जो मूवीज हैं उनके अंदर होता है। हम देखते हैं भारतीय मूवीज के अंदर एक पायलट एक जहाज लेकर उठता है, जंगी जहाज, और आकर पाकिस्तान की बहुत सारी जो डिपोज हैं या एमिनेशन पॉइंट्स हैं या जो बहुत सारे हमारे हवाई अड्डे हैं उनको आके उड़ाते हैं और उड़ाने के बाद वापस चले जाते हैं। और वही वो मूवीज में दिखाते हैं अपने हीरोज, अपने पायलट्स, और उन्हें ये लग रहा था कि वो अपनी मूवीज की तरह ही ये जंग भी जीत जाएंगे, जिसमें उन्होंने मजबूरन पाकिस्तान को उतारा। अच्छा जी, उसके बाद आपको बताऊं कि भारत जो है वो चाह रहा था, सॉरी फ्रांस ये चाह रहा था कि जो भारत के अंदर जो राफेल तैयारे नाकाम हुए हैं उनको उनकी इंस्पेक्शन की जाए, उनको चेक किया जाए, लेकिन भारत ने उन्हें वो दिखाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हम आपको राफेल देखने की इजाजत नहीं देंगे। अब भारत और फ्रांस दोनों जो है वो इस नाकामी के वैसे तो मुश्तरका जिम्मेदार हैं, लेकिन इस वक्त दोनों ने अपने सींग अड़ाए में आपस में। भारत फ्रांस पर जिम्मेदारी आयद कर रहा है और फ्रांस भारत पर जिम्मेदारी आयद कर रहा है। इसके अंदर नुकसान अगर भारत ने उठाया तो भारत ने अपनी वजह से उठाया है कि उसने पाकिस्तान जैसे मुल्क से एक पंगा मोल ले लिया था, लेकिन फ्रांस इसमें बिला वजह का उससे रगड़ा खा लिया और फ्रांस को इसमें जितना धचका उठाना पड़ा है, डिसॉल्ट कंपनी के जितने शेयर्स गिरे हैं तेजी से उन दिनों के अंदर, यकीनी तौर पर अब फ्रांस की डिसॉल्ट कंपनी के ऊपर से लोगों का एतमाद उठ चुका है। बहुत सारे मुआहदे जो उनके ऑलरेडी हो चुके हुए थे वो भी नजरसानी की जद में आ चुके हैं। अच्छा जी, अब भारत के अंदर भुखलाहट जो है वो इस कदर बढ़ चुकी है कि भारत को समझ नहीं आ रही कि भारत आखिर करे तो क्या करे। और भारत ने यही वजह है कि अपने जो इंतहाई हसास और अहम जोग्राफियाई इलाके हैं जिसके अंदर है ये सलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे चिकन स्नेक भी कहा जाता है, इसको मजीद महफूज बनाने के लिए राफेल जंगी हथियारे जो कि उनसे उड़ाए भी नहीं जा रहे हैं, राफेल जंगी हथियारे और रूसी साख्ता S-400 एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर तैनात कर दिया है। अच्छा, आपको ये बताऊं कि रूसी साख्ता जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है इस पर भी इनका बहुत इन्हिसार था भारत का। अब भारत ने अपना जो हसास तरीन जोग्राफियाई इलाका है उसके ऊपर इनको तैनात कर दिया है। राफेल तैयारे भी वहां पर ले जाकर खड़े कर दिए गए हैं और रूसी साख्ता जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी वहां पर तैनात कर दिया गया है। अच्छा, इस कॉरिडोर के अगर मान ले वकूफ की थोड़ी सी बात की जाए तो ये कॉरिडोर सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है और भारत के शिमाल मशरकी इलाकों तक जमीनी रसाई का वाहिद रास्ता है। ये इलाका जो है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चीन के संगम पर वाक़या है। अगर चीन इस पर कब्जा कर ले तो भारत का अपनी 8 रियासतों से राब्ता कट जाएगा और पाकिस्तान के साथ कशीदगी में कमी के बाद भारत ने अपनी तवज्जो जो है वो मशरिक की जानिब मरकूज की है, क्योंकि उसे पता चल गया बड़े आसान अल्फाज में चाइना ने उन्हें ये समझा दिया है भारत को कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के शराकतदार हैं, पाकिस्तान के दोस्त भी हैं, तो हम किसी भी सूरत पाकिस्तान को जंग में अकेले नहीं छोड़ेंगे बल्कि पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। यही वजह है कि अब भारत की जो तवज्जो है वो मशरिक की जानिब मबजूल हो गई है। अच्छा, चीन और भूटान की सरहद के करीब हालिया जो चीनी फौजी मशकें हैं उन्होंने भी काफी तशवीश में मुब्तला कर दिया भारत को। बांग्लादेश में तेजी से बदलती जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी भारत चौकन्ना हो गया, क्योंकि हम देखें तो बांग्लादेश जो है स्पेशली ढाका जो है वहां की जो अबूरी हुकूमत है उसके सरबराह मोहम्मद यूनुस चीन और पाकिस्तान की तरफ झुकाव रखते हैं। यकीन पर बांग्लादेश जो पाकिस्तान का हिस्सा था और आपने अगर बांग्लादेश को वहां से तोड़ा है तो वो दोबारा मर्ज भी हो सकता है। अगर आप ये ख्याल रखते हैं कि आपने बांग्लादेश को तोड़कर कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट की है तो बांग्लादेश कभी भी पाकिस्तान से दोबारा मिल भी सकता है। और ढाका की जो अबूरी हुकूमत है उनका वैसे भी जो मोहम्मद यूनुस है उनका चीन और पाकिस्तान की तरफ झुकाव है, जो भारत के अंदर अगर मशरकी हिस्से को हम देखें तो उसकी स्ट्रेटेजिक सूरत हाल को यकसन मुख्तलिफ बना देगा, तब्दील कर देगा। अब जो भारत का रद्द-ए-अमल है वो यकीनी तौर पर यह है कि उन्होंने अपनी बैनुल अक़वामी सरहद के 10 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन्स की परवाज पर पाबंदी से सख्ती आयद कर दी है और पूरे मशरकी महाज पर फिजाई निगरानी में इजाफा कर दिया है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि चाइना जो है वो कभी भी और बांग्लादेश की जो रियासत है ढाका वो कभी भी आपस में कोलैबोरेशन कर सकते हैं, कभी भी एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, या फिर अगर ढाका जो है वो पाकिस्तान के साथ भी आके मिल जाए या चाइना उसके ऊपर कब्जा कर ले तो यकीनी तौर पर भारत को एक बड़ा धचका लगेगा। भारत की जिन रियासतों की हम बात कर रहे हैं ना वो भारत से कट जाएंगी। उनमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा है
اور میگھالیہ ہے, مغربی بنگال ہے, آسام ہے, سکم ہے, یہ وہ ریاستیں ہیں جن کا بھارت سے تعلق کٹ جائے گا. تو کیا بھارت اپنی ان 8 ریاستوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ بالکل بھی نہیں. تو بھارت اس وقت جو ہے وہ چوکنا ہو گیا, اور بھارت نے وہاں پر نگرانی سخت کر دی ہے. S-400 اپنے روسی ساختہ ڈیفنس سسٹم کو وہاں پر تعینات کیا ہے, اس کے علاوہ رافیل کو تعینات کیا ہے. لیکن کیا خاطر کا فائدہ ہو پائے گا بھارت کو یا نہیں ہو پائے گا؟ اور کیا ابھی مودی سرکار کی صورتحال کیا ہے؟ مودی سرکار جو ہے, جو ووٹ حاصل کرنے کے لیے جنہوں نے جنگ میں اپنے آپ کو اتار لیا اور پھر اتنا نقصان بھاری برداشت کر لیا, کیا اب وہ اپنا ٹینیور بھی پورا کر پائیں گے یا نہیں؟ دوبارہ حکومت بنا پائیں گے کہ نہیں؟ ان کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان لگ چکے ہیں یقینی طور پر, جو کہ انہیں اپنے اندر پہلے بھارت کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے, تعصبانہ سوچ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. لیکن نہیں, وہ پاکستان کے ساتھ چھیڑخانی جو ہے اس پر برقرار ہے. بہت شکریہ. مزید پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.